हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज का ये जजमेंट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सरकार की सारी याचिकाएं थी 300 से ज़्यादा उनको एक साथ खारिज कर दिया है। जी हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर आज मैं बात करने आया हूं और बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन पर जितने भी एएफटी के केसेस थे उन सब को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया था। और अब हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा देखिए इसके ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ और उन सब के बाद में इन्होंने ये जजमेंट दिया है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल 87 पेजेस का ये जजमेंट है जिसमें उन पेंशनर्स के नाम डिटेल्स हैं, जिसमें उनको राहत दी गई है और अब उनको बोला गया है कि देखिए जो एएफटी का जजमेंट है यानी जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना है वो जजमेंट लागू रहेगा। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा दलीलें और अपीलें यहाँ पर रखी गई लेकिन सारी ही नाकाम होती हुई दिखाई दी क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर ऑब्जर्व की और उन्होंने बात की नाना केस के बारे में, उन्होंने बात की पीस केस के बारे में, यानी पीस में अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, ऐसी सारी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है और जो जज साहब थे उन्होंने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यहां पर देखिए दिखाया है। तो आज इसी पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो भी जजमेंट कॉपी के साथ में। आप भी देख सकते हैं अगर आपने भी केस किया है, आपका नाम जजमेंट कॉपी में है या नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, सभी को मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ये है 1 जुलाई 2025 का इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पर जो रिजर्व था जजमेंट वो 18 मार्च 2025 को रिजर्व कर लिया गया था और फाइनली 1 जुलाई को उसको प्रोनाउंस कर दिया गया। इसमें बहुत सारी रिट पिटीशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, बिना स्किप के ये वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए कल एडवोकेट मुकुल जी ने भी देखिए शेयर किया था अपील्स अगेंस्ट disability pension granted to soldiers in Delhi High Court. A division bench of Honorable Delhi High Court has yesterday dismissed all the appeals filed against the grant of disability pension by the MOD on the advice of the Judge Advocate General in Indian Army 1 जुलाई 2025. Besides demoralizing own soldiers by filing such infructuous appeals, recklessly crores of rupees of the government have been siphoned off in this manner through the MOD by the government councils who filed the appeals। देखिए सरकार के बहुत सारे पैसे यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है बर्बाद किए जा रहे हैं केवल अपने उन सैनिकों को जिन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा की है उनके अगेंस्ट केस करने में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था कि देखिए आप अपने जवानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए न्यूज़ भी आ गई है और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी देखिए सोल्जर्स कैन नॉट बी आस्क्ड टू प्रूव डिसेबिलिटी क्लेम्स, ओनर्स ऑन ऑथोरिटीज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी जो है ऑथोरिटीज के पास है और सोल्जर्स को डिसेबिलिटी क्लेम आप डिनाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते भैया आप दिखाओ डिसेबिलिटी कैसे है। अगर वो जब सर्विस में आया था, अगर उसकी डिसेबिलिटी जो कंडीशन थी बिल्कुल शून्य थी, उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप आज के बारे में बात करें, उसने 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी की है, अब बोले ये जो सर्विस की वजह से नहीं हुई है, ये कहना उचित नहीं है। और ऐसा ही देखिए हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बार बार कहा है। ये सारी बातें चलते हैं अब सीधा जजमेंट कॉपी की तरफ और उसमें देखेंगे कि फाइनली देखिए क्या क्या चीजें सामने आ रही है। देखिए यहां पर हम आ चुके हैं पेज नंबर 43 पर। 42 पेजेस तक देखिए जो नाम है वो मेंशन किए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस का नाम है, एडवोकेट्स कौन थे, सब चीज़ें डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नवीन चावला, ऑनरेबल मिस जस्टिस शैलेंद्र कौर। उन्होंने अपने जजमेंट्स में देखिए बहुत सारी बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए जो पेटिशन है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है दायर की गई थी। चैलेंजिंग डिफरेंट बट कंपेरेबल ऑर्डर्स, बहुत सारे एएफटी प्रिंसिपल बेंच के जजमेंट थे जो डिफरेंट थे लेकिन आपसी कनेक्शन रखते थे, कंपेरेबल थे। तो ऐसी स्थिति में जो है यहां पर ओएस फाइल कर दी गई थी और उन ओए का जजमेंट पेंशनर के हक में आया था।
filed by the respondents herein holding that the respondents are entitled to grant of disability pension for their respective disabilities. For the sake of convenience, and since the issue involved in these petitioners pertain to the disabilities suffered by the armed force personnel due to some illness while being in military service, the facts of writ petition number 140 of 2024 are discussed herein to establish the context pertaining to the present batch of petitions. देखिए यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है रिट पिटीशन 140 को किया जा रहा है और ये सारे जो केस हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये फाइनल जो है सभी पर लागू होगा, इसमें आगे बताया भी गया है, लेकिन जो जिक्र किया गया है यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो 140 रिट पिटीशन है. द कंडेंस्ड फैक्चुअल ओवरव्यू इज दैट द रेस्पोंडेंट्स वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन आर्मी ऑन 10/6/1989 और 30/6/2021 को रिटायर हो जाते हैं अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन. ऑन 2012, while the respondent was posted at headquarter 41 Artillery Division Pune, he was diagnosed with diabetes mellitus type 2 and was recommended to be placed in the low medical category permanent. However, he completed the full length of service. उनको देखिए 2012 में ही रखा गया था, लेकिन 9 साल वो एज ए LMC रहे और उन्होंने अपनी सर्विस कंप्लीट की. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, since the respondent was placed in the LMC, he was examined by a duly constituted RMB. As per RMB proceedings, डेट जो 2021 की है, disability of the respondent, namely diabetes mellitus type 2, was assessed at 20% for life. अब उस डिसेबिलिटी को 20% for life पर असेस किया गया and was held to be NANA, neither attributable to nor aggravated by military service. Resultantly, he was not entitled to grant of disability pension upon his superannuation. अब जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको देखिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है. आप सभी जानते हैं उसके बाद में देखिए अपील्स करनी होती है. उन्होंने अपील की और उन अपील के बाद में भी जब कोई कुछ हाथ नहीं लगा इनको, तब देखिए उन्होंने प्रेजेंट OA फाइल किया. द लर्न ट्रिब्यूनल अलाउड द OA बेसिंग इट्स डिसीजन ऑन धर्मवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का जो केस है, while holding that the disease would be deemed to be attributable to service when there was no record at the time of recruitment. जब आप देखिए भर्ती करते हैं तब आप उस बंदे का प्रॉपर मेडिकल करते हैं और थोड़ी मोड़ी भी अगर दिक्कत होती है तो उसको वहीं से आप बाहर कर देते हैं, मेडिकली अनफिट कर देते हैं और उसको सर्विस में आगे करने का चांस नहीं दिया जाता है. तो जब आप पूरी तरह से चेक करके उसको अंदर लेते हैं तो उस केस में देखिए धर्मवीर सिंह जी वाले केस में यही चीज सामने आई थी कि आपके अगर भाई कोई तो केस ऐसा है कि भाई 6 महीने 1 साल बाद में डिटेक्ट हुआ, वो मैनेजेबल है. अब कोई इतनी लंबी सर्विस करके जा रहा है और आप कहो कि ये सर्विस की वजह से नहीं है, उसको एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस मानना ही होगा व्हेन देयर वाज नो रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. द लर्न ट्रिब्यूनल directed the petitioners to grant to the respondent the benefit of disability elements of pension at 20% for life to be rounded off 50% in view of the decision of the Supreme Court. जो जजमेंट है उसके आधार पर द petitioners Union of India through the present petitions assail the impunged order passed by the learned tribunal and have invoked the writ jurisdiction of the court, challenging the same on the ground that the RMB had clearly opined कि भैया RMB जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया ये NA केस है, तो ऐसी स्थिति में उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलना चाहिए. अब जो सरकार है उसकी तरफ से जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने अपना पॉइंट रखा. उन्होंने क्या चीजें सामने रखी वो भी आपके सामने दिखाई दे रही हैं. द लर्न अटॉर्नी जनरल सबमिटेड दैट इन द प्रेजेंट बैच ऑफ पेटिशंस नन ऑफ द इंडिविजुअल हैज बीन इनवैलिड आउट ऑफ द सर्विस. इनमें से कोई भी इनवैलिड आउट ऑफ द सर्विस नहीं गया है, यानी सब या तो अपनी सर्विस पूरी करके गए हैं या जो भी कंडीशन है, इनवैलिड आउट कोई भी नहीं हुआ है. कॉन्सिक्वेंटली नोट ए सिंगल वन ऑफ देयर इज पर से एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन. इसीलिए इनमें से किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए. ही सबमिटेड दैट दो इंडिविजुअल्स हु आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट हैविंग ए डिसेबिलिटी which is held to be attributable or aggravated by military service and assessed at no less than 20%, who subsequently retire or release discharge upon completing their term of engagement, tenure or upon attaining the age of retirement. यानी देखिए कुछ चीजें यहाँ पर साफ साफ इन्होंने रखी. इन्होंने बोला भैया अगर वो सर्विस पूरी करके जा रहे हैं, अगर इनवैलिड आउट केस होता तो मान लेते, लेकिन सर्विस पूरी करके जा रहे हैं तो यानी उसके बारे में इन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है.
He submitted that learned tribunal has relied on the entitlement rules 1982 which do not apply to the cases under consideration. देखिए जो AFT ने 1982 के GMO के बारे में बात किया है लेकिन वो यहां पर लागू नहीं होता है because the government of India has revised the entitlement rules in 2008. उसके बाद में 2008 में entitlement rules को रिवाइज किया गया, thereby bringing about a clear shift in policy. He contended that in some cases the learned tribunal erred in though referring to the entitlement rules 2008, however relying upon case laws and that were decided on the basis of entitlement rules 1982. Such a departure from the provisions clearly enunciated by Government of India has rendered its policies on the subject completely irrelevant, redundant and ineffective. तो यहां पर देखिए उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जो डिस्कस किया गया है 1982 का किया गया है जबकि 2008 आ चुका था। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि भैया ये जो आरएमबी वाला केस है और ये एनए को बोला गया है आफ्टर कंसिडरिंग देयर एंटायर मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्विस रिकॉर्ड हेंस रेस्पोंडेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। और यहां पर देखिए उन्होंने रूल 10 है एंटाइटलमेंट रूल 2008 का, उसके बारे में जिक्र किया कि भैया डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड एट्रीब्यूटेबल कब मानी जाएगी, इसमें सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी गई हैं। तो देखिए मैं सारी चीजें आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि फाइनल जजमेंट क्या हुआ। He further submitted that all the respondents have superannuated after completing their full length of service and that the competent medical body RMB had found their disability to be NA by military service. अब देखिए सबसे बड़ी जो उनका पक्ष था वो ये था कि जब बंदा सर्विस पूरी करके जा रहा है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन हम कैसे दे सकते हैं। देखिए अगर वो सर्विस में था उसको कोई डिसेबिलिटी हुई किसी भी कंडीशन में हो सकती है। आगे जाके देखिए ये भी देखने को मिलेगा इस केस के जजमेंट में कि आपको अगर डिटेक्ट जो है पीस केस में हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो पीस केस में ही हो सकता है उससे 4 साल पहले आप हार्ड एरिया में रहे हो लेकिन डिटेक्ट ना हो पाई हो। तो ऐसी कंडीशंस भी हैं और पीस एरिया की अपनी जो है अलग ही कंडीशंस होती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि पीस एरिया अगर किसी में डिसेबिलिटी हो रही है तो पीस एरिया में उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने सारी चीजें रखी, धर्मवीर सिंह जी का केस रखा और बहुत सारे जजमेंट्स रखे। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज निकल के सामने क्या आई कि भैया पीस एरिया की भी अपनी जो है सिचुएशंस होती हैं। इट वाज सबमिटेड दैट पीस स्टेशंस आल्सो हैव देयर ओन कंस्ट्रेंट्स एंड दैट डिसेबिलिटी इज ऑफन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग सर्विस रिलेटेड स्ट्रेस। The denial of the disability element of pension solely on the basis of onset of disability was noticed in the peace area वो टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है और अनसस्टेबल है। इन्होंने अपना पॉइंट रखा और देखिए नाना केस पर जितने भी जजमेंट हुए उन सबके जजमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस हुआ, कंक्लूजन हुआ और मैं देखिए धीरे धीरे आगे चलता हूं। अगर मैं आपको पूरा बताने लगूंगा तो ये वीडियो आधे घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि ताकि आपको जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको दिखा सकूं और समझा सकूं और आप भी इसमें अपना नाम देख सकते हैं। इन ऑल द आर्म्ड फोर्स एलिजिबिलिटी फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन जनरली सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ 2 कंडीशंस। पेंशन की जो डिसेबिलिटी है वो 20% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और जो डिसेबिलिटी मस्ट बी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ये यहां पर उन्होंने अपने पक्ष रखा था। अब देखिए हम चलते हैं सीधा और आगे। सेकेंडली द मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एंड अनडाइल्यूटेड प्रोटेक्शन एंड इफ एन इंजरी लीड्स टू लॉस ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिकम्पेंस द मोरल शुड बी सीवियरली अंडरमाइंड। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है और आप उसको उसका बेनिफिट नहीं देते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा घातक हो सकता है उसके मोरल के लिए। अब चलते हैं सीधा देखिए आगे। अब देखिए यहां पर आप 49 नंबर पैराग्राफ देखेंगे। विद द अबव ऑब्जर्वेशंस द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट dismiss the writ petitions involving similar issues. We find ourselves in agreement with the aforementioned observations, namely that although the rule on presumption that has been modified, the RMB ought to have provided specific reasons for not considering the disability और disease suffered by the respondents as attributable। क्योंकि नए रूल्स आए तो भैया आरएमबी के पास कंडीशंस थी कि भैया वो उसको डिसेबल क्या माने, एट्रीब्यूटल माने या ना माने। In this regard, it is further relevant to note that observations of the Supreme Court, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ऑब्जर्वेशन दिया था, in our opinion, the requirement to give reasons by the medical board is crucial, critical and decisive, and necessary for the purpose of granting, denying disability pension, and it is not a mere formality but a necessary material on the basis of which the pension sanctioning authority
हैज टू डिसाइड अबाउट ग्रांट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। ए नोटिस अबाउट, देखिए सारी चीजें यहाँ पर जो पुरानी जजमेंट है उनके बारे में बताई गई है और जो सारे केसेस थे उनको फाइनली यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। अब मैं देखिए लास्ट पैराग्राफ आपको दिखा देता हूं 84 नंबर पैराग्राफ पर। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस वी वुड हैव एग्रीड with both the above submissions of the Attorney General. However, in the present case, the respondents have been fighting for their entitlement for long, and since we have heard the matters at considerable length, हमने काफी विस्तार से इस मुद्दे को सुना है, it would not be appropriate for this court to educate them rather than remanding the cases at this stage, which would result in further inconvenience and delay. देखिए हम ये नहीं चाहते हैं कि इसमें उनको काफी परेशानी का सामना करने पड़े। इन व्यू ऑफ द एफरोसेट एंड कंसीडरिंग द लिमिटिंग स्कोप ऑफ रिट जुडिशन इन रिव्यूइंग द ऑर्डर्स ऑफ द लर्न ट्रिब्यूनल, नो केस हैज बीन मेड आउट वारंटिंग इंटरफेरेंस by court with the decision of the learned tribunal. Accordingly, the present writ petitions stands dismissed. यानी अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम जो AFT का जजमेंट था उसको फाइनल करते हैं और हमारे जुडिशन में इतना था हमने कर दिया। विस्तार से हमने इस सारी बातों को सुना और हमने एक ही चीज पाई कि देखिए पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सर्विस के दौरान अगर पीस लोकेशन में हुआ है तो भी उनका हक बनता है और अगर नाना केस है तो भी उनका हक बनता है, क्योंकि आपने देखिए पॉलिसी चेंज कर दी। लेकिन अगर कोई 20 साल सर्विस करके जा रहा है और आप उससे बोलो कि भैया आपका सर्विस की वजह से केस नहीं हुआ है, एग्रेवेटेड बाय क्या होता है भैया आपका सर्विस की वजह से केस बढ़ा, अगर था ही नहीं तो बढ़ कैसे गया, इसका मतलब पहले हुआ तब बढ़ा होगा। तो ये सारी कंडीशंस इस जजमेंट में देखी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट है जो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। क्या आपका नाम इसमें अवेलेबल है ये भी आप चेक कर सकते हैं। जजमेंट की कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में